तो लाइफ प्रोसेस समझ में आ गया। लाइफ प्रोसेस में कितनी चीज़ें मैंने आपको बता दी एक एक करके, और इसके एडिशन में मैंने आपको और भी चीज़ें बता दी, वो भी आपने नोट कर लिया। ठीक है, न्यूट्रिशन का मतलब समझ में आ गया कि न्यूट्रिएंट्स को आपका बॉडी यूज़ करता है, और इस प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं मैंने बताया कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला आपने जो सीखा वो है कार्बोहाइड्रेट, एज यू कैन सी हियर कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के बाद में नेक्स्ट क्या है, फैट्स, फैट्स के बाद में क्या है, प्रोटीन्स, और उसके बाद में क्या है, विटामिन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडेड है। ऑलराइट, अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा क्लासीफाई कर देता हूँ ये सारी चीज़ों को। तो ये सब इसके टाइप्स है, तो यहाँ पे एरो डाल दिया है। एक्चुअली ये जो मिनरल्स है ये यहाँ पे नहीं है, विटामिन्स एंड मिनरल्स यहाँ पर है। ठीक है, सो चलो बोलो जोर से। नंबर 1 क्या है, कार्बोहाइड्रेट, सेकंड क्या है, फैट्स, थर्ड क्या है, प्रोटीन्स, फोर्थ क्या है, विटामिन्स एंड मिनरल्स। वंस अगेन, नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, सेकंड फैट्स, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नहीं है ना, बट इसके अलावा वाटर, फाइबर्स है, वो हम स्टडी करेंगे बाद में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट इज एक्चुअली एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। क्या है, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। इसके साथ ही साथ फैट्स जो होते हैं ये भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हाई सोर्स ऑफ एनर्जी। बट आपका बॉडी बेसिकली किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है एनर्जी के लिए, तो याद रखिए आवर बॉडी इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कार्बोहाइड्रेट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। व्हेनेवर रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी इट विल गिव यू अ सोर्स ऑफ, इट विल सर्व एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इट। ओके, बाय यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट आवर बॉडी कैन प्रोड्यूस ATP, that is adenosine triphosphate, and whenever required by a body this ATP will provide you energy। तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए। कौन सी एनर्जी, ATP, और ये एनर्जी हम लोग यूज कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट है फैट्स। फैट्स मैंने उसके अंदर ही इंक्लूड कर दिया है। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। प्रोटीन्स क्या है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है, आपके बॉडी को बिल्ड करने में या मसल्स के फॉर्मेशन में या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रोटीन नहीं होगा तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है नहीं होने वाला है। तो बेसिकली आपके बॉडी को बिल्ड करने के लिए, फॉर्म करने के लिए, स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। विदाउट प्रोटीन इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो पहला न्यूट्रिएंट मैंने आपको क्या बताया, कार्बोहाइड्रेट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and it serve as a source of energy giving nutrition, you can say, by the production of ATP। next मैंने आपको क्या बताया, प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन्स एंड मिनरल्स। सो एक्चुअली विटामिन्स एंड मिनरल्स जो होता है दे आर प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटिव न्यूट्रिएंट। ओके, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटिव न्यूट्रिएंट। जब कभी आपके बॉडी में कोई भी छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं या बॉडी के रिपेयर मैकेनिज्म, कहीं पे कुछ कट गया है तो उसका रिपेयरिंग करना है, हीलिंग करना है, फिर बोन्स के फॉर्मेशन के लिए, हेयर्स के फॉर्मेशन के लिए, आपकी बॉडी को डिसीज से दूर रखने के लिए विटामिन्स एंड मिनरल्स का रिक्वायरमेंट होता है। अंडरस्टूड? तो नंबर 1 अगेन वंस अगेन क्या है, कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 इज फैट्स, नंबर 3 इज प्रोटीन, एंड द 4th one is vitamins and minerals। so carbohydrate and fats together they contributes as a energy giving nutrient। what do they produce ध्यान यहाँ पे, they produce ATP। नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, एंड द नेक्स्ट वन इज विटामिन्स। नाउ लेट अस स्टडी कि आपको एनर्जी, आई मीन कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से फूड सोर्स चीज, आई मीन कौन कौन से फूड सब्सटेंस से मिलता है। एनीवन, कार्बोहाइड्रेट आपको किससे मिलता है,
ऐसा क्या आप खाएंगे जिससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलने वाला है? गालियाँ? क्या रे मिंटोस? यस, ऑल टाइप ऑफ सीरियल्स, जवार, बाजरा, राइस, ब्रेड, ओके, व्हीट। देन और किससे मिलेगा? दाल में थोड़ा बहुत बट ज़्यादा प्रोटीन होता है। और बोलिए, फ्रूट्स, फ्यू वेजिटेबल्स, नॉट ऑल, फ्यू वेजिटेबल्स, जैगरी, हनी। एक लाइन में आंसर बताऊंगा ना तो आपको याद रहेगा। एवरीथिंग विच इज स्वीट टू टेस्ट, they all are rich source of carbohydrate. Honey, jaggery, sugar cane, sugar, then fruits, ठीक है, then cereals, bread, ये सारी चीज़ें रिच सोर्स है किसके? कार्बोहाइड्रेट्स के। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सब चीज़ें डाल दी है। ऑलराइट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, सो नंबर 1 ये सारी चीज़ें जो आप नाश्ते पानी में लेते हो ये, देन पोटैटोज एंड स्वीट पोटैटो, ये दो चीज़ें। ठीक है, दिस आर द रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये एकदम रिच सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। इसमें स्टार्च नाम की शुगर होती है, ओके, एंड दिस स्टार्च इज़ वेरी पावरफुल। डायबिटीज़ में ये कंप्लीटली अवॉइड करना है, ओके, बहुत ज़्यादा इसमें शुगर कंटेंट होता है। हनी एंड जैगरी ये नेचुरल सोर्स है, आई मीन इसमें इतना ज़्यादा शुगर अच्छी मात्रा में होती है, बट डायबिटिक पेशेंट के लिए रिकमेंड किया जा सकता है। मतलब शुगर नहीं, बट शुगर को अवॉइड भी नहीं कर सकते तो आप ये ले सकते हो थोड़ा बहुत, ये ऐसा है। देन फ्रूट्स है, इसके अलावा शुगर केन का जूस। तो ये सारी क्या है? दिस आर द रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट सोर्स, दैट इज योर प्रोटीन। फैट्स, ठीक है, ये फैट्स का है, इसके बाद प्रोटीन स्टडी करेंगे। तो फैट्स में एज यू कैन सी एग, आलमंड, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नट्स, ओलिव, सार्डिन, आई मीन फिश भी यहाँ पे लिख सकते हो, नाम ज़रूरी नहीं है, फिश। देन इसको एक वर्ड में क्या बोलोगे आप? मिल्क प्रोडक्ट नहीं, इसको बोलोगे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। ओके, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें आपके सामने नेमतें रखी हुई है। ओके, नेक्स्ट इज योर, क्या है? हाँ, वो तो दिखेगा ही ना, प्रोटीन्स। ठीक है, तो प्रोटीन्स किस किस चीज़ से मिलती है? तंगड़ी, हाँ, देन फिश, वेरी वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन वी कैन से। और एग्स आर ऑल्सो वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। एग में दो पार्ट होता है ना, इसको फोल्डिंग में तो बीच में येलोइश रहता है ना, क्या बोलते हैं इसको? ओके, और बाकी पार्ट को क्या बोलते हैं? चलो, ये आपके लिए होमवर्क है, ए से स्टार्ट होता है, उसका नाम ढूंढ के बताना है। ठीक है, क्या है नेक्स्ट? ये तीन चीज़ मैंने वेज लाइन, आई मीन नॉन वेज का बताया। ठीक है, तो ये वेज लाइन भी मुझे बताना ज़रूरी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाली वेज खाते, तो उनको प्रोटीन कैसे मिलेगा? तो ये क्या है? वटाना, पाइसम सटाइवम, राइट, लास्ट ईयर पढ़ा था आपने। और ये सारे सीरियल्स, दाल, मूंग दाल, चना दाल, ये दाल, वो दाल, है ना, ये सारी चीज़ उसके अंदर है। बीन्स भी आ जाएगा, सोयाबीन भी है, बीन्स भी है, मूंगफली भी है, तूर दाल भी है, सब कुछ। तो ये सब क्या है? दिस आर द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट, अब यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं जस्ट आपको बता दूं कि लाइक बॉडी में हम जब डाइजेशन करते हैं, डाइजेशन प्रोसेस जब होता है बॉडी के अंदर,
ठीक है। तो इसके अंदर नंबर 1 मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट, नेक्स्ट मैंने बताया फैट्स, नेक्स्ट है प्रोटीन्स और विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब ये सारी चीज़ें आपके बॉडी के अंदर जा रही है, ठीक है। और बॉडी के अंदर जाने के बाद में इनका क्या होता है, तो जैसे कि ये आपका इसोफेगस मैंने ड्रॉ किया, ये आपका स्टमक हो गया, और ये मैं इंटेस्टाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन ऐसा बाजू वाले के पास नहीं जाता है, ऐसे ही यहाँ पे रहता है कर्व करके, बट मुझे एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए मैंने उसको ऐसा कर दिया। तो आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में, ठीक है। फैट्स जो होता है, फैट्स कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड्स में। इसके साथ साथ ग्लिसरॉल भी बनता है, ग्लिसरॉल, ठीक है। प्रोटीन्स जो है ये कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड्स में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? और विटामिन्स मिनरल्स इसका कोई कन्वर्जन नहीं होता है, ये जैसे रहेंगे वैसे ही रहता है, ठीक है। क्योंकि मिनरल्स क्या है? MgNaCl, ठीक है। तो इसका कोई फर्दर मेटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन प्रोसेस नहीं होता, ये जैसे है वैसे ही रहेगा, जस्ट ऐसे ही यूटिलाइज होएगा बॉडी के अंदर। तो जो चेंज हो रहा है वो कौन कौन सी चीज़ है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नथिंग, ठीक है। यही हम स्टडी कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज में, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में और भी चीज़ें आती है, लाइक स्टार्च मैंने बताया था, किस में होता है? पोटैटोज एंड स्वीट पोटैटो। तो स्टार्च कौन सी कैटेगरी का शुगर है? पोटैटो शुगर। कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। शुगर 2 टाइप का होता है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल जो आप चाय में डाल के पीते हो, टेबल शुगर, ठीक है, वो सिंपल शुगर है। उसको छोड़ कर ये जितने भी शुगर केन है ये कॉम्प्लेक्स शुगर है, ठीक है। स्टार्च ये कॉम्प्लेक्स शुगर है, इस पर बहुत ज़्यादा शुगर होती है, ठीक है। जब धूप से चक्कर आके इंसान गिर जाता है या एनर्जी नहीं होती उसके बॉडी में, तो उसको क्या पिलाया जाता है? हाँ, ग्लूकोन डी, ORS, ग्लूकोन डी, एनर्जी ड्रिंक, शक्कर नमक का पानी और स्टीम स्ट्रिंग और कुछ वाइन कुछ झूम बराबर झूम सर अभी नहीं, ये सब नहीं। अच्छा, अगर मैंने बोला शुगर में एनर्जी होती है, ठीक है, तो अगर ज़्यादा शुगर देंगे तो ज़्यादा एनर्जी, तो शुगर केन से शुगर बनता है क्या नहीं? तो शुगर केन पिलाएंगे तो फिर और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। और पोटैटो और कॉम्प्लेक्स है, स्टार्च है, वो ज़्यादा शुगर है, उसको आलू खिलाएंगे तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। क्या है कि कॉम्प्लेक्स शुगर को आपका बॉडी डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स शुगर ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स शुगर सबसे पहले क्या बनेगा? सिंपल शुगर। कॉम्प्लेक्स शुगर क्या बनेगा? सिंपल शुगर। सिंपल शुगर बोले तो ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? सिंपल शुगर। तो आप अगर स्टार्च खा रहे हो तो स्टार्च पहले किस में कन्वर्ट होएगा? अगर आपने कोई भी चीज़ ऐसी ली जो शुगर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, जैसे स्टार्च एग्जांपल दिया, वैसे ही माल्टोज करके एक शुगर होता है, वो रोटी में होता है, ठीक है। तो इवन दैट इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर। वो कॉम्प्लेक्स शुगर किस में कन्वर्ट होएगा? सिंपल शुगर में। और सिंपल शुगर ग्लूकोज, इट विल बी एब्जॉर्ब इन योर बॉडी।
जब तक ये कन्वर्जन नहीं होएगा ये आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होना है। तो मुझे बताओ, इंसान चक्कर खा के अभी गिरा है तो उसको एनर्जी अभी चाहिए। अगर आपने उसको आलू रतालू खिला दिया तो पहला उसके पेट को क्या करना पड़ेगा, डाइजेस्ट, जिसमें घंटा लग सकता है, 2 घंटे लग सकते हैं, है ना, उतने में बंदा चल भी सकता है। तो इसके लिए इंस्टेंट एनर्जी मतलब शुगर विद वाटर वो दे दिया, इनफ है उसके लिए, क्योंकि शुगर को, ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही आपने पिया वैसे ही एनर्जी आपके बॉडी में आ जाएगी, एब्जॉर्प्शन होएगा, और जैसे एब्जॉर्प्शन होएगा वैसे ही एटीपी का प्रोडक्शन हो जाएगा। समझ में आया? सिंपल एग्जांपल एक और देता हूँ। गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, धक्का मारते मारते लेके गए पेट्रोल पंप तक, तो पेट्रोल पंप में जाने के बाद लिक्विड के फॉर्म में मिलना चाहिए ना। मान लो उसने आपको सॉलिड के फॉर्म में दिया, केरोसिन फ्रीजर में डाल के अंदर डाल दिया गोला, तो उसको यूज़ नहीं कर सकते। कब तक? जब तक वो मेल्ट नहीं होएगा, है ना। तो डालने के बाद भी कुछ फ़ायदा है क्या? लेकिन फ़ायदा होगा कब? 2-4 घंटे के बाद में फ़ायदा होएगा, लेकिन एनर्जी तो अभी चाहिए। तो ये वैसे ही है, ये मतलब ये लॉक फॉर्म में है, इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल फॉर्म में, और सिंपल फॉर्म से एब्जॉर्ब करके आप डायरेक्टली एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए कभी भी ऐसा कोई व्यक्ति देखो, उसको सिर्फ पानी के अंदर शक्कर घोल के दे दो, ना कि कॉम्प्लेक्स चीज़ दिया जाए। ठीक है, तो ये मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ कि लाइक कौन सी चीज़ किस चीज़ में कन्वर्ट होती है। तो कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन किस में होता है? ग्लूकोज का। फैट्स का कन्वर्जन किस में होता है? फैटी एसिड्स में होता है। प्रोटीन का कन्वर्जन किस में होता है? अमीनो एसिड्स के अंदर होता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स था, ये हो गया सिंपल, वैसे ही ये फैट्स कॉम्प्लेक्स था, अब ये हो गया सिंपल डाइजेशन के बाद में। अब ये सारी चीज़ें जो है आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होती हैं। क्या होती है? एब्जॉर्ब। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक नीचे, क्या ये ब्लड, ये ऊपर वाला इंटेस्टाइन बनाया और ये नीचे वाला ब्लड। तो जितनी भी चीज सिंपल थी, ओके, जितनी भी चीज सिंपल थी, ये सारी की सारी चीजें आपके ब्लड में क्या हो जाएंगी? एब्जॉर्ब। इट विल बी एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसको? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बाद में ब्लड क्या ये सारी चीजों को अपने पास स्टोर करके रखता है? क्या करेगा ब्लड? सर्कुलेट करने के बाद क्या करेगा? सिर्फ गोल गोल चक्कर खिलाएगा उसको? क्या करेगा? कहाँ पे? ऑर्गेन्स के पास। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल में आए, एक ऑर्गेन ड्रॉ कर देता हूँ, एक सेल ड्रॉ कर देता हूँ, एक सेल है। ठीक है, और ये सेल के अंदर जो भी चीज़ आपने डाइजेस्ट कर रखी थी, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आनी है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ, ग्लूकोज का। आपने खाया था स्टार्च का डाइजेशन हुआ, सिंपल ग्लूकोज बन गया। अब ये ग्लूकोज आपके इंटेस्टाइन में आया, और इंटेस्टाइन से ये आपके ब्लड में आया, और ब्लड से ये ग्लूकोज कहाँ आया? सेल के अंदर आया। याद रखना, ग्लूकोज कहाँ आया? वापस बोलो, ग्लूकोज कहाँ आया? सो ग्लूकोज फ्रॉम योर इंटेस्टाइन इज ट्रांसपोर्टेड, is absorbed in the blood. From blood it is transported to the cell. याद रहेगा, ये ग्लूकोज के ऊपर पूरी कहानी है अभी आगे चलने वाली। तो ये याद रखना है कि ग्लूकोज कहाँ पे आया? सेल के अंदर आया। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होने वाला है सेल के अंदर, और उस प्रोसेस का नाम है एसिमिलेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। क्या नाम है प्रोसेस का? एसिमिलेशन। क्या प्रोसेस है ये? तो अरे भाई क्या प्रोसेस है? सुनो तो सही, क्या प्रोसेस? खाली बस गधा गाए बहरा बजाए। एसिमिलेशन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। आपने जो भी कुछ खाना डाइजेस्ट कर रखा है, अब वक्त आ गया है कि उस खाने को आप यूटिलाइज करके एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज यूटिलाइजेशन ऑफ एसिमिलेशन ऑफ फूड।
समझ गया? तो सबसे पहले आपने खाया, इंगेशन, खाने के बाद खाने को डाइजेस्ट किया, डाइजेशन करने के बाद खाने को आपने ब्लड में एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्प्शन के बाद में ब्लड ट्रांसपोर्ट हुआ और अब क्या होने वाला है? एसिमिलेशन अभी स्टडी करना है आपको डिटेल में, ठीक है? टॉपिक का नाम रहेगा लाइक एनर्जी प्रोडक्शन, बट एक्चुअली वो क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन अ राइट वे टू प्रोड्यूस एनर्जी, दैट्स कॉल्ड रेस्पिरेशन और हियर वी कैन से एसिमिलेशन, ठीक है? तो ग्लूकोज अब कहाँ पे आ गया है? आपके सेल के अंदर ग्लूकोज आ गया, ठीक है? साइमल्टेनियसली आप रेस्पिरेशन भी कर, ब्रीथिंग भी कर रहे हो। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन ये दो अलग अलग चीज़ है, ठीक है? ब्रीथिंग इज डिफरेंट, रेस्पिरेशन इज डिफरेंट। ब्रीथिंग का मतलब वायु को अंदर लेना, दूषित वायु को बाहर छोड़ना। एसिडिटी हो रही है तेरे को? नहीं ना, सीधे बैठना भाई, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, सीधे कंफर्टेबल नहीं है, नहीं है तो पहन के क्यों आया? पत्ते बांध के आना चाहिए था ना, बकरी बाहर खड़ी है अपने पास। नहीं, एक फिल्म बना के नहीं लेने का अपनी, ठीक है? एकदम सीधे बैठे रहे, हिलने डुलने का नहीं बिल्कुल भी। अदरवाइज वी हैव सम ग्लू आल्सो टू अप्लाई एट योर बैक, that will pull you back to the seat, ठीक है? और क्या बोला था मैं? उसके बाद कुछ टॉपिक रेस्पिरेशन, हाँ। सो साइमल्टेनियसली हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग ये दोनों भी डिफरेंट प्रोसेस है। ब्रीथिंग का मतलब इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2, दैट इज द एयर विच इज रिच इन CO2, दैट इज कॉल्ड एज ब्रीथिंग, ठीक है? ब्रीथिंग में जस्ट लंग्स के अंदर ऑक्सीजन भरने वाला है, ओके? अब इस ऑक्सीजन का क्या होता है? लंग्स में तो ऑक्सीजन आ गया, उसके आगे क्या होता है? तो उसके आगे रेस्पिरेशन होता है, ठीक है? तो रेस्पिरेशन में सबसे पहले क्या होएगा? वो ब्रीथिंग में हो गया, ठीक है? पानी आया, आपने बर्तन में पानी भर लिया, अब ये भरे हुए पानी को कैसे यूज करना है? रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन आपने आपके फेफड़ों में भर लिया, लंग्स के अंदर। अब लंग्स में से इस ऑक्सीजन को आप कैसे यूज कर रहे हो वो पूछ रहा हूँ, क्या होता है इसके साथ में? पूरे बॉडी में। अरे वाह बेटा, देखो क्या ये? ठीक है, एक ही बना रहा हूँ मैं, लंग्स के अंदर पता है क्या होता है? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है? और यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, सुना है, देखा है, पता है ना? तो ये जो ग्रेव लाइक स्ट्रक्चर दिखता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। क्या बोलेंगे इसको? एल्वियोलाई। प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म इसका एल्वियोलस। क्या बोलेंगे? एल्वियोलस, ठीक है? एक रहेगा तो एल्वियोलस, अनेक रहेगा तो एक वचन, बहुवचन, ठीक है? ऑलराइट। अब आपने यहाँ से ऑक्सीजन अंदर लिया, ऑक्सीजन अंदर आया, ठीक है? ये ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ पे आया और इसके अंदर फिर ऑक्सीजन भर गया, ठीक है? देखो ऑक्सीजन, ठीक है? ऑक्सीजन। आपको पता है आपका हार्ट कहाँ होता है? लेफ्ट। इधर तो जेब होती। हार्ट किधर होता है? tilted towards left side but it is present at center of classroom. सेंटर ऑफ व्हाट? सेंटर ऑफ बॉडी तो ये हो गया, हाफ अंदर हाफ उधर, सेंटर। इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द लंग्स,
दोनों लंग्स के बीच में जो गैप है वहाँ पे आपका हार्ट प्रेजेंट है। क्या बाजू वाले को देखे आएगा? तो आपका हार्ट इधर प्रेजेंट है। देखो किधर है, देखो यहाँ पे। समझ में आ गया? ठीक है, बट थोड़ा सा टेढ़ा है। किधर? लेफ्ट हैंड साइड में। इसकी जो चोंच है ना ये वाली, वो थोड़ी सी ऐसी है। ठीक है, ये आपका हार्ट है। समझ में आ गया? अब मुझे बताओ आपका हार्ट का काम क्या है? हाँ? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, लविंग, हिटिंग, ब्रेकअप, तलाक, कबूल है, हाँ नहीं करना मुझे प्यार, ये सब काम है हार्ट का। हार्ट ये सब करते हैं। हाँ? मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, ऐसा कुछ है। मेरे दिल में एक ख्याल आया, ऐसा कुछ है। हाँ? मेरा दिल बोलता है कि क्या बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है दिल को। हाँ? दिल ये सब चीज़ से पाक है क्या नहीं? तो दिल में ये सब कुछ नहीं होता, वो सब दिमाग में होता है। ठीक है, थिंकिंग, रीजनिंग, ऑल एबिलिटी ऑफ स्पीकिंग, स्पीचिंग, हेटिंग, लविंग, सेंसेशन, ये सारी चीज़ यहाँ पे है। ये सारी चीज़ का एंटीना, सैटेलाइट यहीं पर ही आपके पास। तो हार्ट का एक ही फंक्शन है, एंड दैट इज सर्कुलेशन ऑफ योर ब्लड। ब्लड का सर्कुलेशन करना हार्ट का यही काम है। इसके अलावा हार्ट और दूसरा काम कोई भी नहीं करता है। ठीक है, छोटे मोटे फंक्शंस रहेंगे, हार्मोन्स प्रोडक्शन है और ठीक है हायर लेवल के हिसाब से, बट बेसिकली ये याद रखना है कि हार्ट का एक ही फंक्शन है और वो क्या है? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो फिर ब्लड का प्यूरिफिकेशन कौन करता है? किडनी। पक्का? प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इज डन बाय योर लंग्स, याद रखो। ठीक है, प्यूरिफिकेशन कौन करता है? लंग्स करता है। समझ में आया? वो आपने कभी गिव रीजन पढ़ा रहेगा कि गन्ने की खेती जहाँ होती है वहीं गन्ने की फैक्ट्री होती है शुगर केन की। क्यों? ताकि ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस कम हो जाए, है ना। अब गन्ने की फैक्ट्री मध्य प्रदेश में है और फैक्ट्री मुंबई में है, तो लावन जावन में इतना उसका पेट्रोल फूक जाएगा। समझ में आ रही बात? तो जिधर से प्रोडक्शन हो रहा है वहीं पे उसकी फैक्ट्री होगी, तो कॉस्ट प्राइस कम हो जाएगा, कॉस्टिंग कम हो जाएगा। नेचर ने भी वैसे ही कुछ डिज़ाइन किया है ना। इम्प्योर ब्लड हार्ट के पास आया, ठीक है, तो जैसे ही हार्ट के पास आया, अब हार्ट को प्योर ब्लड चाहिए। क्यों? ताकि वो प्योर ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर सके। ठीक है, अब प्योरीफाइंग मशीन अगर इधर किधर रहेगा, आसपास पैर में, यहाँ पे, हाथ पे, तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो नेचर ने क्या किया, हार्ट को ऐसी जगह पे रखा है कि उसके आजू बाजू में 2 फैक्ट्री दिए प्योरीफिकेशन के लिए। ठीक है, तो हार्ट से जैसे ही ब्लड बाहर निकलेगा ना, कहाँ पे जाएगा? एक राइट लंग और एक लेफ्ट लंग, और वहाँ पे क्या होने वाला है? प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। क्या होने वाला है? प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। अब कैसे यहाँ पे प्यूरिफाई होता है वो भी देख लो। इतना डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टली रेस्पिरेशन टॉपिक स्टार्ट किया है, तो रेस्पिरेशन का ही एक्चुअली ये पार्ट है। तो जैसे ही ब्लड आपके यहाँ से डिवाइड होकर के बाहर निकला, ठीक है, बाहर आया और ये डिवाइड हुआ, और आधा ब्लड उधर, आधा ब्लड इधर, और डिवाइड होने के बाद में फिर यहाँ पे ये ब्लड की कैपिलरीज है। कैपिलरीज क्या होता है? आई होप ये लोग को पता होगा, है ना। तो ये ब्लड की कैपिलरीज है। ठीक है, ब्लड 2 टाइप का होता है, एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वापस बोलिए, क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड मतलब ब्लड में CO2 रहेगा, मतलब ऑक्सीजन नहीं रहेगा, बेसिकली CO2 रहेगा। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ब्लड में ऑक्सीजन रहेगा। तो जब ब्लड में ऑक्सीजन होगा तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ब्लड में जब CO2 होगा तो क्या बोलेंगे? तो अब हार्ट से जो ब्लड लंग्स के पास आ रहा है उसके पास क्या रहेगा? CO2, इम्प्योर ब्लड CO2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ, इसके पास CO2 है। ये CO2 सबके सब कहाँ जाने वाला है? एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, अभी ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगा? ब्लड में। तो जब ब्लड आया था वो टाइम पे ब्लड क्या था? डीऑक्सीजनेटेड। अब जब ब्लड जा रहा है तो कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। और फिर ये ब्लड वापस हार्ट के पास जाएगा और हार्ट क्या करेगा? इसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने वाला है, बांट देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। फिर वापस वो ब्लड, अच्छा अब यहाँ पे आ जाइए प्रीवियस स्लाइड पे। तो जो ब्लड यहाँ पे आया उसमें अब क्या है? ऑक्सीजन, है ना। लंग से हार्ट के पास आया, हार्ट से ऑक्सीजन ब्लड में आया, और ब्लड से ऑक्सीजन जो है अब सब जगह जाएगा, और जाते जाते फिर कहाँ पे जाएगा? सेल में। और सेल क्या प्रोड्यूस कर रहा है? CO2। फिर ये कहाँ जाएगा? और फिर लेके वापस कहाँ जाएगा? पहले हार्ट के पास जाएगा और फिर हार्ट किसके पास भेजेगा? ठीक है। तो यहाँ पे हमें हार्ट के बारे में कोई चीज़ डिटेल में नहीं स्टडी करनी है, मुझे समझाना था कि ये ऑक्सीजन आता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, समझ में आ गया? ठीक है। अब ये ऑक्सीजन और ये ग्लूकोज दोनों आपस में मिलके इतना हल्ला करते हैं, इतना हल्ला करते हैं कि उसका आउटकम जो आता है वो होता है ATP। क्या होता है? ATP। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के बाद में रेस्पिरेशन करेंगे। क्या करेंगे? रेस्पिरेशन। सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है क्या बोलेंगे उसको? सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। वो भी बता देता हूँ अब कैसा होता है ये। तो ये आपका सेल है, कहाँ है? ठीक है, ये आपका सेल है। सेल में क्या क्या आया? ग्लूकोज, और फिर अभी अभी क्या आया? ऑक्सीजन। ग्लूकोज और ऑक्सीजन कहाँ से आया? ब्लड से आया। अभी ब्लड था ना बाहर, है ना। समझ में आया? बॉडी के हर एक सेल में जितने भी सेल है आपके पास, यहाँ से लेके लास्ट पॉइंट तक बॉडी के लोअर मोस्ट पार्ट में, झाके मत देख भाई, सब सेम ही है, पैर तेरे को भी है। तो यह पूरे बॉडी में सेल ही सेल है हर जगह पे, करेक्ट। और हर सेल के अंदर ग्लूकोज गया, हर सेल के अंदर कौन गया? ऑक्सीजन। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ये दोनों चीज गए, ठीक है। अब मैंने बोला कि दोनों मिल करके अब क्या करने वाले? रेस्पिरेशन। तो इन दोनों का यहाँ पे एडिशन होना है, ठीक है। एडिशन। मेडिकल कौन बोला रे? तो बहुत मेडिकल कर रहा। अब ये दोनों कंबाइन हो करके बनते हैं पा। क्या बनते हैं? पा, ठीक है। हालांकि पा नहीं, पा दो पा एंड पा, कितने पा? दो पा। क्या बनते? पा। वापस बोले क्या बनते? पापा, ठीक है। वो छोटा पापा नहीं, पायरुविक एसिड। क्या बोलते हैं? पायरुविक एसिड। तो नहीं बोलते रे, क्या बोलते हैं? पायरुविक एसिड। वापस बोलिए, पायरुविक एसिड। पा। कितने बार? पा। 100 का नोट दिया तो कितने 50 मिलेंगे?
तो वैसे ही एक ग्लूकोज छुट्टा किया तो 2 पा मिलेंगे। समझ में आया? एक ग्लूकोज का छुट्टा किया तो क्या मिलेगा? 2 पा मिलेंगे। ठीक। हाँ, अब ये जो पा है, ये पा एक साइकिल चलाता है। क्या चलाता है? क्या चलाता है? साइकिल। ठीक है, पापा है ना तो बड़ा ही रहेगा ना, समझा ना? समझना है? ये वाला पापा नहीं, पापा बड़ा साइकिल चला सकता है। तो साइकिल चलाता है और साइकिल का नाम है क्रैब्स साइकिल। क्या बोलते हैं इसको? क्रैब्स साइकिल। कौन सा साइकिल है? क्रैब्स साइकिल। ठीक है, और जब क्रैब्स साइकिल चलाता है तो फिर यहाँ से प्रोड्यूस होती है, पापा चला रहे हैं, यहाँ से प्रोड्यूस होता है बिजली। हाँ, वेरी गुड। क्या प्रोड्यूस होता है? दैट इज कॉल्ड बिजली। कौन सी बिजली की बात कर रहा तू? एटीपी। ये बहुत हार्ड है, इसके भरोसा नहीं करना है। इसकी हर बात में डबल बात रहती है। ठीक है, एटीपी। क्या? एटीपी। एटीपी बोले तो आधा पागल, ऐसा कुछ नहीं है वो। ठीक है, आकाश तिवारी पागल। क्या रे? ठीक है, क्या प्रोड्यूस होएगा? एटीपी। क्या प्रोड्यूस होएगा? एटीपी। अच्छा, जो ग्लूकोज ने और ये मिलके धमाल की और पापा बने, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। याद रखो, हंस के पढ़ा रहा हूँ, बाद में मार मार के याद भी कराऊंगा। ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं उसको? वापस बोलिए, क्या बोलते हैं? फिर बोलिए, क्या है? कन्वर्जन। डेफिनेशन बोल रहा हूँ। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज into 2 molecules of pyruvic acid। क्या बोला मैंने? कन्वर्जन ऑफ into 2 molecules of is called as glycolysis। समझ में आ गया? कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज into 2 molecules of pyruvic acid is called as glycolysis। ग्लाइकोलाइसिस के बाद में नेक्स्ट स्टेप कौन सा होने वाला है? क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल से क्या प्रोड्यूस होता है? एटीएस प्रोड्यूस, आई मीन एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए एक चेन होता है, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। वापस बोलिए, क्या बोलेंगे? समझ में आ गया ये पूरा कॉन्सेप्ट? ठीक है। अच्छा, ये सेल है ना, तो न्यूक्लियस भी रहेगा इसके पास। न्यूक्लियस कहाँ है? तो न्यूक्लियस मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ न्यूक्लियस को। तो ये न्यूक्लियस है। ठीक है, क्या ये? न्यूक्लियस। समझ में आ गया? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा चीज न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, न्यूक्लियस के मंडप के। समझ में आ गया? कभी आपने स्टडी किया रहेगा पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये सारा माजरा, ये वाला आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। समझ में आ गया? तो जो पार्ट बच गया वो क्या है? उसको क्या बोलते हैं? सी से स्टार्ट होता है, साइटोप्लाज्म।
क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो ये सारी चीज़ क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, एक एक चीज़ याद रखो मैंने क्या क्या बताया। एग्जाम में क्वेश्चन ग्लाइकोलिसिस के ऊपर आता है। व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस? डिफाइन ग्लाइकोलिसिस। एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस व्हाट इज प्रोड्यूस? पायरुविक एसिड नहीं, 2 molecules of pyruvic acid, Pa and Pa, 2 molecules of pyruvic acid. Where does glycolysis occur? Glycolysis occurs in cytoplasm of the cell. Where does Krebs cycle occurs? It occurs in mitochondria. Where is ATP produced? It is produced in mitochondria during Krebs cycle. समझ में आया? ठीक है, ऑक्सीजन आया तो ये सब कुछ हुआ। अब लास्ट में क्या प्रोड्यूस होना है इसके अंदर? CO2। तो जब रेस्पिरेशन ख़त्म होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? CO2। और फिर ये CO2 यहाँ से निकलेगा बाहर, और फिर बाहर जो ब्लड है, ब्लड के थ्रू वापस जाएगा आपके हार्ट में, हार्ट से लंग्स में, फिर वापस ऑक्सीजन लेके आएगा। यही काम है उसका, और कोई काम नहीं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया रेस्पिरेशन का? ठीक है, रेस्पिरेशन 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप का रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, कौन कौन से 2 टाइप के रेस्पिरेशन है वो अभी हम देखेंगे। तो रेस्पिरेशन के 2 टाइप, पहला नंबर है एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? और दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। वापस बोलिए, नंबर 1 एरोबिक, नंबर 2 एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक पे, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? तो जब हम ऑक्सीजन नहीं बोलेंगे उसको, हम लोग बोलेंगे फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। क्या बोलेंगे? फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जब यूज़ करता है तो वो टाइम पे एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे कि आपने ऑक्सीजन अंदर लिया, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है? सराउंडिंग में। अंडरस्टूड? इसको बोलेंगे फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। क्या आपने ऑक्सीजन को लेने के लिए कुछ कष्ट किया, किसी चीज़ को ब्रेक किया, ब्रेक करके ऑक्सीजन रिलीज हुआ, फिर आपने उसको लिया, तो ये फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है। बैक्टीरियाज क्या करते हैं? गले सड़ी चीज़ पे ग्रो करते हैं, उसके अंदर जो ग्लूकोज होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन, उसको ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के बाद उसमें से जो ऑक्सीजन उनको मिलता है उस ऑक्सीजन के ऊपर जिंदा रहते हैं। समझ में आया? ठीक है, ऐसे रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यूज्ड, और यहाँ पे जस्ट मैं क्रॉस मार्क करता हूँ, दैट इज नॉट यूज्ड। ठीक है, फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यूज़ नहीं होता है। मिस्टेक करते हैं यहाँ पे बच्चे, तो करते ही हैं, पढ़ाने वाले भी मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं? ऑक्सीजन इज यूज्ड, ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड। रॉन्ग। टीचर्स भी मिस्टेक करते हैं इसमें, ये टॉपिक में। फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यूज्ड, फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नॉट यूज्ड। बिना ऑक्सीजन के कोई भी जिंदा, चाहे वो बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो। एनारोबिक का मतलब होता है विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, बट उसको ऑक्सीजन मिलता कहाँ से? जो भी कोई चीज़ पे ग्रो हो रहा है, उस ग्रो होने की चीज़ पे से उसको ऑक्सीजन मिलने वाला है। तो फ्री ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन उसको नहीं मिल रहा है। ये कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, जब कभी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो हम प्रोड्यूस करते हैं 38 ATP। कितना ATP प्रोड्यूस करते हैं? 38 ATP का प्रोडक्शन होता है। और जब कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वो टाइम पे जस्ट 2 ATP ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कितना? ओनली 2 ATP। समझ में आया? ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे बॉडी में 38 छोटे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके बॉडी में जस्ट 2 ATP का प्रोडक्शन होता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप बाइक लेके गए हो, बाइक में कितनी कैपेसिटी होती है फ्यूल भरने की, उतनी भरी जाती है ना। लेके बाइक गए हो, ट्रक में जितना भरता है उतना भरोगे तो पूरा ओवरफ्लो हो जाएगा, गिर जाएगा, उसका कुछ यूज़ नहीं होएगा। छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और माचिस की एक कांडी से भी मतलब उसका काम हो जाएगा, तो उसमें घासलेट डालने की क्या ज़रूरत है। तो वैसे ही आपकी बॉडी बड़ी है, आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए,
तो हमारे लिए एरोबिक रेस्पिरेशन का इंतज़ाम रखा है। बाकी इसकी बॉडी के हिसाब से अगर ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस हुआ तो फट जाएगा ये 38 अगर यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया तो इतने छोटे से ऑर्गेनिज्म में अगर इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो ऑर्गेनिज्म विल गेट ब्लास्ट, अंत। तो उसका अंत ना हो इसके लिए थोड़ा थोड़ा, है ना, एक साथ में अगर 2-4 करोड़ रुपए दे दिए तो क्या आएगा, खुशी के मारे मर जाएंगे। थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे तो खुशी रहेगा। उसको 2 एटीपी के लिए, ज़्यादा एटीपी दे दिया तो ख़त्म हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए एक बीकर लीजिए या आप बाटली भी ले सकते हो घर में, ढक्कन लगा के, ठीक है। दूध की बोतल ऐसी कैसी दूध की बोतल रहती है? ठीक है, दूध की बोतल, आटली, बाटली, जो भी कुछ है। थोड़ा सा गुनगुना पानी लीजिए। गुनगुना पानी मालूम है ना? ल्यूक वार्म, वार्म नहीं, ल्यूक वार्म, गुनगुना। वार्म मतलब गरम, ल्यूक वार्म गुनगुना। ठीक है, इसमें ऐड करिए ईस्ट। ईस्ट पता है ना, मार्केट में डब्बा आता है 18-20 रुपए का, 32 रुपए का, छोटे छोटे पेबल्स होते हैं उसके अंदर, पेबल्स होते हैं। और एक्चुअली ये जो ईस्ट है ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? ईस्ट फंगस होता है। मम्मी को पूछना बता रहेगा, वो भजिया वजिया, वड़ा, दाल वड़ा, ये वड़ा, वो वड़ा, केक वेक, ठीक है। और ये सब चीज़ के अंदर उसको ऐड किया जाता है ताकि स्पॉन्जी, पफी बनना चाहिए, नरम रहना चाहिए। कड़क अच्छा नहीं लगता ना, केक कड़क रहेगा अच्छा नहीं खाएंगे हम लोग, नरम रहेगा तो अच्छा रहेगा, बराबर। तो केक को नरम रखने के लिए या नरम बनाने के लिए उसमें भी ईस्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो क्यों किया जाता है वो आप बताएंगे बाद में। हम यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेट करके अगर आप आंसर दे दिए तो ठीक है, अदरवाइज एक चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर, और टाइम पे डिटेल में केक कैसा बनाते तभी देखेंगे आप, ठीक है। ईस्ट को मैंने इसमें ऐड किया, किस में ऐड किया? नहीं रे, लूक वार्म वाटर में ऐड किया। किस में ऐड किया मैंने? लूक वार्म वाटर में ऐड किया। किसको? ईस्ट को, ठीक है। तो ये मम्मा में वाटर है, और दूध बोल रहा है, दूध की बोतल वाटर, मम्मा में बोलेंगे ना फिर, ठीक है। मम्मा वाटर, ठीक। कौन सा वाटर है? ल्यूक वार्म वाटर। उससे मैंने क्या ऐड किया है? ईस्ट को मैंने ऐड किया है थोड़ा सा। उसके बाद में आप इसके अंदर शुगर ऐड करिए। क्या ऐड करना है? शुगर। ये मैंने थोड़ा शुगर ऐड किया है, ठीक है। अभी जो ईस्ट है, ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो रेस्पिरेशन कौन सा करना है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। क्या करेगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। ग्लूकोज प्लस ईस्ट, ठीक है। अभी क्या करने वाला है? C2H5OH प्रोड्यूस करेगा। क्या नाम है इसका? इसका नाम है इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल, ठीक है। क्या बोलेंगे? इथाइल एल्कोहल। ऐसा प्रोड्यूस कर सकते हैं अपन, ठीक है। ग्रेप्स वेप्स का पूरा सब जितना भी कचरा है उसको जमा करके माइक्रोवेव को छोड़ दे, बस 1 महीने के बाद में उसमें से जो पूरा महकाएगा वो, है ना, उसी की महक रहेगी, बाकी सब भूल जाएगा। तो अल्कोहल का प्रोडक्शन भी ऐसे ही होता है, बट यहाँ पे जो अल्कोहल है ये वो वाला पीने वाला नहीं है, बट इस तरीके से अल्कोहल को बनाया जाता है, ठीक है। हाँ, समझा ना तेरे को? हाँ, ये सब चीज़ समझ में आती है।
ओके, अल्कोहल का प्रोडक्शन होएगा थोड़ी देर में, 10 मिनट के बाद में। कल करते क्या एक्सपेरिमेंट ये वाला अपन? लेके आओ, घर में किसी के ईस्ट है, हाँ तो कल ईस्ट लेके आओ, शक्कर कोई लेके आओ, एक बाटली लेके आओ, हाँ तो दूध की बाटली मत लेके आओ, ठीक है, लेके आओ, कल आप लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे ये वाला, अंडरस्टूड? हाँ, अब क्या होएगा कि इसके अंदर जो शुगर था, क्या बोल रहे हो? पापा लाता ये जो शुगर था, अभी शुगर का डीजेनरेशन होएगा। मैंने क्या बोला? शुगर मतलब C6H12O6, C6H12O6, ये क्या है? शुगर। एनारोबिक रेस्पिरेशन होने वाला है, मतलब फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यूज नहीं होने वाला है। तो ये जो ग्लूकोज में ऑक्सीजन दिख रहा है, बैक्टीरिया, यहाँ पे हमने ईस्ट का एग्जांपल लिया है, तो ईस्ट क्या करेगा? इसको ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद में ये वाला ऑक्सीजन को यूज़ कर लेगा, और यूज़ करने के वाले में बाद में ये जो बच गया, इस बचे हुए पार्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? इथाइल अल्कोहल, ठीक है? यकीन नहीं आता तो स्मेल करके सूंघ सकते हो उसमें दारू की बस। इसके अलावा बाटली में इसके ऊपर आपको बबल्स तो नज़र आएंगे, बबल्स काय के निकलते हैं? क्योंकि जब कभी रेस्पिरेशन होता है क्या प्रोड्यूस होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड क्या प्रोड्यूस होता है? तो इसमें से क्या प्रोड्यूस होने वाला है? तो ये जो गुलगुले दिख रहे निकलते हुए, ये सब क्या है? CO2 निकल रहा है। ढक्कन खोलना जरूरी है, ढक्कन नहीं खोला तो बाटली फट जाएगी, CO2 प्रोड्यूस होगा ना अंदर, अंडरस्टूड? तो CO2 प्रोड्यूस होएगा, CO2 को प्रोड्यूस होने के बाद में बबल्स देख सकते हो, ऊपर फ्रॉथ का फॉर्मेशन देख सकते हो, और आप खुश भी हो सकते हो, ठीक है? हाँ। तो ये इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको? प्रोसेस का नाम क्या है? फर्मेंटेशन। वापस बोलिए, क्या बोलते हैं प्रोसेस को? फर्मेंटेशन। वेरी गुड, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, ठीक है? फर्मेंटेशन। और इसके साथ में क्या प्रोड्यूस होना है? CO2 प्लस 2 ATP मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन होना है। समझ में आ गया ना ये? पक्का? नो डाउट, नो प्रॉब्लम, ठीक है? इसके अलावा क्या आपके बॉडी में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है? नहीं। हमारे बॉडी में क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक, बट नेचर ने वो सिस्टम रखा है बॉडी के अंदर, है ना? बिजली जाती है तो गांव में आज भी जनरेटर का यूज़ किया जाता है, या वो इन्वर्टर यूज़ करते, भाई 1-2 बत्ती तो जल जाए, है ना? चार्जिंग तो हो ही जाए कम से कम मोबाइल में, एक फैन तो घर में 15-20 लाइट है, लेकिन कम से कम लाइट जाने के बाद में, इलेक्ट्रिसिटी पावर कट ऑफ होने के बाद में ऐसा इंतज़ाम रखते हैं कि एटलीस्ट एक ट्यूबलाइट, एक फैन और चार्जिंग पॉइंट रहना चाहिए, है ना? ये 2 नहीं रहेगा तो भी चलेगा, चार्जिंग पॉइंट और वाईफाई का कनेक्शन है, बराबर ना? ठीक है, मतलब वर्स्ट कंडीशन के लिए आप प्रिपरेशन करके रखते हो, सेविंग करके रखते हैं हम लोग बैंक में वर्स्ट कंडीशन के लिए, कभी कुछ हो गया तो वहीं से निकालते पैसे, फिर होता है कि नहीं सेविंग के लिए। वैसे ही आपके बॉडी में भी आपने, नेचर ने वो सिस्टम रखा है कि अगर मान लो बॉडी के किसी पार्ट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है तो क्या मर जाओगे? कुछ देर के लिए ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है तो उस टाइम के लिए आप बोलते हो छोड़ एरोबिक को, अपन एनारोबिक करते सही में मजाक नहीं कर रहा। जब भागते ना हम लोग, भागते हैं ना, तो भागने के टाइम पैरों में ज़्यादा एक्टिविटी होती है और उस एक्टिविटी के वजह से ऑक्सीजन फटाफट यूज़ होता है, तो आपके पैर के मसल्स बोलते हैं मुझे और ऑक्सीजन चाहिए, मैं कठिन समय में हूँ, और ऑक्सीजन चाहिए। आपका बॉडी उसको और ऑक्सीजन देता है, वो और डिमांड करना चालू कर देता है, और फिर ऐसा होता है कि मतलब उधर ऑक्सीजन
ज़्यादा बोलता बस इतना नहीं, बाकी लंग्स भी तो है, किडनी भी तो है, हाथ भी तो है, सर भी तो है, सबको देना है, खत्ते को ही देते रूम में, ठीक है। तो फिर वो बोलता है ठीक है मत दे, मैं क्या करेगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। और जब वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, तो पैरों में भागने के टाइम कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, पैरों के मसल्स में कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, कब, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। अब ज़रूरी नहीं कि आप पैरों में ही उतना होएगा, अगर आप हाथ से एक्सरसाइज कर रहे हो तो वहाँ पे अगर ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ रहा है तो वहाँ पे भी कौन सा होने वाला है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने वाला है, ठीक है। मसल्स में ये मसल्स है आपका, तंगड़ी ऐसी रहती ना, तो बनाया भी नहीं, सही बोला। मसल्स, एक सिंगल मसल्स, ठीक है। आपने कार्डियक मसल्स, स्ट्रेटेड मसल्स, अनस्ट्रेटेड पढ़ा था ना, तो वो ऐसा स्ट्रेट था, मैंने लेटा दिया उसको, ठीक है। ये मसल्स है। मसल्स में क्या होता है कि जब कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन होना है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एट दैट टाइम मसल्स के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड। क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है और साथ ही साथ कितने एटीपी का प्रोडक्शन होने वाला है, 2 एटीपी का प्रोडक्शन होने वाला है। समझ में आया। अब आप भागते रहेंगे और 2 ही एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी अच्छी बात नहीं है। तो नेचर ने क्या प्रोड्यूस कर दिया उसकी जगह पे, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड जब प्रोड्यूस होता है तो मसल्स में पेन स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट होता है, पेन। और फिर ज़्यादा भागने के बाद फिर आप खुद ही रुक जाते हो, क्योंकि 2 एटीपी सिर्फ काम चलाने के लिए है। आप चाहोगे पूरा ईस्ट से लेके वेस्ट तक नाप लूँ मैं, तो नहीं पॉसिबल है। तो इसके लिए लैक्टिक एसिड भी दिया है कि मतलब बस अब रुक जा, फिर वापस आप एनारोबिक से एरोबिक पे आएंगे, फिर एनर्जी आएगी, फिर आप भागेंगे, वही चलता रहेगा। तो बेसिकली ये पेन के लिए रहता है, पेन किलर नहीं, पेन के लिए, ओके, नॉट पेन, हाँ पेन गिवर बोल सकते हो। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, अभी अपन 14 पे ही है, 40 से। तो यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन दिया है, इट इज एनर्जी प्रोड्यूसिंग थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। मैनी बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हैंस दे परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। स्टेप्स इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, मैंने ग्लाइकोलिसिस बता दिया। एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक हो, ये ग्लाइकोलिसिस होता है दोनों के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, फर्मेंटेशन भी बता दिया, ठीक है। फर्मेंटेशन क्या होता है, उसमें अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अभी नेक्स्ट टॉपिक है अपना एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या नजर आता है ये इससे सिंबल से, एनर्जी ना, बराबर। इधर देखो इसको, लो एनर्जी मतलब मेरे ख्याल से ये ऑफिस से आ रहा है और इन्हें ऑफिस जा रहा है। नहीं सर, वो ऑफिस जा रहा है, ऑफिस से आ रहा है। नहीं, हमारे केस में वैसा नहीं है, ठीक है। हम ऐसा ऑफिस जाते हैं और आने के टाइम भी ऐसे ही आते हैं। वो सोच रहा है काम ही नहीं करते रहेंगे जाके वहाँ पे, इसके लिए वापस जल्दी आते, ठीक है। तो बेसिकली बोलने का मतलब क्या है, व्हेन यू आर एनर्जेटिक, पूरी बैटरी फुल है, ओके, और एट लास्ट एट द एंड ऑफ द डे ऐसा हो गया। तो होता क्या है, जब आपके बॉडी में एनर्जी है, मतलब ये दिस इज एटीपी फुल एंड दिस इज एटीपी लेस। समझ में आया? व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज एडिनोसाइन। ये बोल रहे बाबू, क्या एटीपी का मतलब है? मारेगा ना तेरे को। एटीपी का मतलब क्या है? एडिनोसाइन। वापस बोलिए, फिर से बोलिए, क्या है? नेक्स्ट लाइन देखो, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। एटीपी क्या है? वापस बोलिए, एटीपी क्या है? एटीपी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, इट इज कहाँ पे स्टोर? इन द बॉन्ड्स, ठीक है। एटीपी बॉडी में कहाँ स्टोर हो रहा है? सेल के अंदर स्टोर हो रहा है। कहाँ पे स्टोर हो रहा है? और जब एटीपी के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है?
एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? एनर्जी। ठीक है, इसीलिए अपन एनर्जी को क्या बोलते हैं, सॉरी एटीपी को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। आपके सेल का क्या है ये? एनर्जी करेंसी। क्या है सेल का? एनर्जी करेंसी। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? वेरी गुड। नाउ ये आपका एटीपी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक्चुअली एटीपी का स्ट्रक्चर मतलब वो एनर्जी है, जस्ट आपके लिए एक ऐसा नुक्ता है, डॉट है, बट उसको अगर आप देखेंगे जूम करके तो उसके अंदर पेंटोज शुगर है, ठीक है, ये राइबोज शुगर है, एडिनाइन है, एक फॉस्फेट, दो फॉस्फेट, तीन फॉस्फेट। कितने फॉस्फेट? तीन का मतलब ट्राई, TRI ट्राई, ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसाइन, ये एडिनो, ये साइन, एडिनोसाइन, साइन कॉन्स्टेंट, साइन एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, ये ऐसा है, फुल एनर्जी। ये ब्रेक हो गया बीच में से, देखो ब्रेक हो गया, अलग हो गया तो एनर्जी खत्म। तो जब कभी हम एनर्जी को यूज करते हैं मतलब हम क्या ब्रेक करते हैं? फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक। जैसे ही फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक हुआ तो फिर क्या प्रोड्यूस होता है? एनर्जी का प्रोडक्शन, आपको एनर्जी मिल जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है, अब एनर्जी कौन सी चीज़ अपने को कितना एनर्जी देती है? जैसे कि मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट से और फैट से अपने को क्या मिलता है? एनर्जी। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट और फैट से अपने को जो एनर्जी मिलती है वो कितनी एनर्जी मिलती है? ठीक है, एक छोटा सा असाइनमेंट देता हूं मैं आपको फाइंड, आपके टेक्स्ट बुक के पहले पेज पे और 3 पेज छोड़ के, 2 पेज छोड़ के आगे दिया हुआ है, अभी खोलना नहीं है, मुझे पता है, लेकिन आप ढूंढ के लाएंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से, फैट से और प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिलती है? 7.4 जो भी कुछ किलो कैलोरीज में आंसर है वो आप लोग फाइंड करके लेके आएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं। ये हो गया, इसके बाद में इसका अभी यूज़ नहीं है, इसको बाद में देखेंगे। जो क्रैब मैंने बताया था यही क्रैब है, देख लो इस शख्स को। और जो क्रैब साइकिल था वो पीछे साइकिल है, देखो ग्लूकोज से पायरुवेट, मतलब पायरुविक एसिड का नाम दूसरा पायरुवेट है, फिर उससे ये साइकिल सिट्रेट, एकोटिनेट, फिर सिस एकोटिनेट, फिर सक्सिनिल, फ्यूमेरेस, फैमेट, मैलेट, ऑक्सैलो एसिटेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये आपको याद नहीं करना, ये हम लोग 11th-12th में डिटेल में है तो मेरे को याद है वो, तो ये याद नहीं करना है, लेकिन याद रखना है कि ये साइकिल है। ये साइकिल कब चलती है? ग्लाइकोलिसिस के बाद। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में टेक्स्ट बुक के अंदर भी दिया है, मैंने सेम स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया है, तो आप इसको रीड कर लेना, मैं अभी यहाँ पे रीड नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं रेस्पिरेशन का। आपका टाइमिंग कितने बजे तक है? 6:15। ओके, तो ये तो मैंने बता दिया आपको, लंग्स है और बीच में ये क्या है? हार्ट। ठीक है, और ये जो इतना सा बताया ये क्या है? पूरा एल्वियोला है। ठीक है, एल्वियोलार सैक। एक चीज़ मुझे और बताना है कि यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है ना एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको? डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? आपको टाइम मिलेगा लिखने के लिए, बहुत टाइम मिलेगा। ठीक है, और टाइम नहीं मिला तो देखो कोड दिख रहा है ना, वो कोड डाला तो सब आ जाएगा मोबाइल में। ये वही है जो है गूगल पे नहीं, मोबाइल में आपके, और बताऊंगा मैं, यहाँ से QR कोड जनरेट कर दूंगा, वो आप ले लेना। तो बताओ ये क्या है? नोज नहीं है, अंदर तक गए रो, यहाँ तक नहीं है, अंदर तक गए हो, इसको क्या बोलेंगे? नोजल कैविटी। क्या बोलेंगे? क्या हो रहे? ऐसा मत हंस, मेरे ऑडियंस डर जाएंगे। नेक्स्ट, ये माउथ है, माउथ से अपने को कुछ लेना देना नहीं है। ये तकिया, फेरिंग्स। क्या बोलेंगे? ये जो मेन ये वाला पार्ट है ना, ये
ये ऊपर का ये फेरिंग्स है, और ये जो नीचे गया ये लैरिंग्स है। क्या है? लैरिंग्स। उसके बाद में ये ट्रैकिया, इसी को अपन बोलते हैं हवा का पाइप, ठीक है। और ये डिवाइड हो गया दो पार्ट में, तो डिवाइड होने के बाद जो छोटे छोटे ये दिखते हैं इसे वाले, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल। नहीं सर, एक वो जो यहाँ से डिवाइड हुआ ना दो में, उसको ब्रोंकाई बोलेंगे, और उसका जो डिवीजन हुआ ना उसको ब्रोंकियोल्स बोलेंगे, ठीक है। और ये और डिवाइड होता है उसको सेकेंडरी ब्रोंकियोल बोलते हैं। उसके बाद और डिवाइड होता है उसको टर्शरी बोलते हैं। उसके बाद एक लास्ट डिवीजन होता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। उतना डिटेल में नहीं है, ठीक है। तो ब्रोंकियोल। नेक्स्ट ये जो नीचे दिखता है ना इसको बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है। फिर ये एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर का दिखाया है तो हम लोग बोलेंगे एल्वियोलार सैक। सैक मतलब थैला, तो अंदर का थैला दिखा रहे हो उन लोग, है ना। अगर एरो बाहर तक रहता तो एल्वियोलाई, अंदर तक गया तो एल्वियोलार सैक, ठीक है। अच्छा ये क्या है? ईसोफेगस यहाँ पे कैसे आएगा? और ये लंग्स है ना, बराबर। लंग्स, लंग्स कौन से कलर का होता है? रेड, पिंकिश, ठीक है। लंग्स एक ऐसा ऑर्गन है आपके बॉडी का कि वो क्यों तेरे होठ पिंक नहीं है क्या? नहीं है, काले है। जो बोल रहा वो सुन ना, तू खुद ही फिल्म बना के लिए। लंग्स एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी का जो फ्लोट हो सकता है पानी के ऊपर। फूक जाता है, एक्सपांड होता है, ठीक है। उसके पास कैपेसिटी, अंडरस्टूड। तो लंग्स पिंकिश कलर का होता है। लंग्स के ऊपर एक कवरिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? प्लूरल मेम्ब्रेन। कहाँ पे होता है? लंग्स के ऊपर कवरिंग रहता है, ठीक है। जान दो, और ज़्यादा डिटेल में अपन नहीं जाते उसके। अब मान लो आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्या नहीं है? तो क्या आपकी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगी? करेगी। तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो आपका बॉडी लिपिड्स मतलब फैट से एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकता है। वो भी नहीं है तो आपका बॉडी प्रोटीन से एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट से क्या होने वाला है? ग्लाइकोलिसिस से क्या होने वाला है? पायरुविक एसिड किस में जाएगा? ये बीच का नाम याद रखिए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये इंटरमीडिएट एजेंट है जो उसको वहां तक लेके जाएगा साइकिल चलाने के लिए, ठीक है। उसके बिना साइकिल नहीं चलेगी, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का क्या होने वाला है? ग्लाइकोलिसिस प्रोड्यूस करेगा। फिर क्या होगा? अच्छा, कितने पायरुविक एसिड बनने? तो साइकिल कितने बार चलेगी? ये भी याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्रैब साइकिल कितने बार चलेगी? 2 बार। एक ग्लूकोज से कितनी साइकिल चलने वाली है? 2 साइकिल चलने वाली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एकदम बोलते हैं ना, इसको हैशटैग करके मार्क करके रख लो। एक ग्लाइकोलिसिस से या एक ग्लूकोज के ग्लाइकोलिसिस पे 2 क्रैब साइकिल, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड है, ठीक है। बट यहाँ पे हर जगह लिखा नहीं जाएगा, आपको याद रखना है वो। उसके बाद क्या होना है? क्रैब साइकिल। उसके बाद क्या प्रोड्यूस होएगा? CO2, H2O और एनर्जी का प्रोडक्शन। एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो कितना एनर्जी प्रोड्यूस होना है? 38 कितना? 38। और सॉरी एरोबिक में, और एनारोबिक में कितना होना है? ओनली 2 ATP, ठीक है। मान लो कार्बोहाइड्रेट था ही नहीं तो ये पूरा प्रोसेस नहीं होने वाला है।
ठीक है, ये पूरा प्रोसेस नहीं होने वाला है। तो फिर अब लिपिड से क्या बनेगा और फैटी एसिड से क्या बनेगा, ये पूरा स्टेप गुल डायरेक्टली यहाँ से किधर एसिटाइल से क्या बनना है, क्या होना है, क्रेब्स साइकिल, उससे फिर ये होना है, वो भी नहीं है तो फिर अब प्रोटीन से क्या बनना है और अमीनो एसिड का एंटर करना है और फिर उससे क्या होना है, क्रेब्स साइकिल, और फिर ये प्रोड्यूस होना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा ये वाला चार्ट। ठीक है, हेडलाइन देख लो क्या है इसका, प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में कुछ इस तरीके का चार्ट है। तो नहीं रहेगा तो फिर क्या है, खुद भी नहीं रहेगा, इंसान भी नहीं रहेगा। ठीक है, उसको फिर ग्लूकोन डी देना ही पड़ेगा। हाँ, अभी ये जो है ना, ये एनारोबिक है, स्पेलिंग रॉन्ग है, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्लूकोज से क्या होएगा, ग्लाइकोलिसिस से क्रेब्स साइकिल, इसमें किसमें, फर्मेंटेशन वगैरह। ठीक है, इससे सीधा फर्मेंटेशन, और उससे फर्मेंटेशन होने के बाद में मैंने आपको अल्कोहल का एग्जांपल दिया था, वो बन सकता है, विनेगर बनता है, विटामिन्स बनता है, बहुत कुछ बनता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन प्रोड्यूस करता है, विद द हेल्प ऑफ वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था, ये देखो अल्कोहल का प्रोडक्शन फर्मेंटेशन में। फिर मैंने आपको मसल्स का एग्जांपल दिया था, ये देखो लैक्टिक एसिड। समझ गया, तो वो वहाँ पे मैंने ज़्यादा टाइम पास कर लिया, तो ये फटाफट हो गया अपना। ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ओके, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया बोले तो पावर नहीं बोलते, पावर हाउस, प्यार हाउस नहीं, पानी मत हो गए जरा उसके ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। देखो पाइरूवेट, मैंने बताया था ना कि ये सेल, ये पूरा सेल है, न्यूक्लियस का कोई काम नहीं है इसके अंदर। ओके, तो ये ग्लूकोज से क्या बनता है, दैट इज पाइरूवेट, और पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आया और फिर क्या बना, और एसिटाइल कोएंजाइम से क्या हुआ, अभी बताया था मैंने, और इससे फिर क्या प्रोड्यूस होता है, एटीपी, है ना। बट यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ, NADH। ठीक है, क्या प्रोड्यूस हुआ, याद रखो क्या प्रोड्यूस हुआ, NADH। और मैंने क्या बताया था क्या प्रोड्यूस होता है, ATP। अच्छा, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ, FADH। याद रखो, अरे भाई स्क्वायर नहीं, बेस में हो, स्क्वायर टकले पे होता है ना। तो NADH ATP का बड़ा फॉर्म है, मतलब 3 ATP मतलब 1 NADH, याद रखो, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसका। ठीक है, और 1 FADH मतलब 2 ATP। जैसे 100 का नोट मतलब 2 50 के नोट, तो वैसे ही अगर मैं बोलूँ NADH मतलब कितना, 3 ATP। समझ में आ गया ये कौन से। नेक्स्ट, What happens when there is insufficient amount of carbohydrates in the body? एक चीज़ याद रखो, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि फास्टिंग के टाइम रोज़ा रखना, फास्ट करना और उपवास रखना, ठीक है, उपवास में तो खैर खाते पीते रहते, तो जब कुछ नहीं खाते, ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक या शाम से लेकर सुबह तक, डिफरेंट रिलीजियस में अपना अपना वे होता है फास्टिंग करने का। तो होता क्या है कि हम जब कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ठीक है, जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है आपके बॉडी के अंदर, ग्लूकोज। ठीक है, जैसे आप पैसों का सेविंग करते हो, जो भी कुछ आपने कमाया, इतना खाया, इतना बचाया, जो बचाया उसको आपने कन्वर्ट कर दिया गोल्ड में, सिल्वर में, हाउस प्रॉपर्टी में,
कन्वर्ट कर देते हैं ना, ठीक है। तो जो भी कुछ आपने खाया सबसे पहले आपने किस में कन्वर्ट किया? अब ग्लूकोज मान लो आपने इतना प्रोड्यूस किया बट इतना ही यूज़ किया, तो जो बचा हुआ ग्लूकोज है, दैट बचा हुआ ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? ग्लाइकोजन। और ये प्रोसेस आपके बॉडी में किस जगह पे होता है? सो याद रखो, ये होता है आपके लीवर के अंदर। ये आपका लीवर है, ठीक है। आपके लीवर में ग्लूकोज का क्या बन जाता है? तो ग्लाइकोजन बॉडी में कहाँ स्टोर होता है? लीवर के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। अब जब ग्लाइकोजन ज़्यादा जमा हो जाता है ना, तो ये एक बीमारी का रूप भी ले सकता है। समझ में आ रहा है? इससे पुरानी बीमारियां होती, पुरानी मतलब लाइक कुछ ना कुछ ऐसा होगा बॉडी में जो नहीं होना चाहिए पुराने ग्लूकोज से। तो ये पुराने ग्लूकोज को ख़त्म करना, आई मीन ग्लाइकोजन को ख़त्म करना ज़रूरी है। तो जब आप फास्टिंग करते हो ना, तो कुछ नहीं खाया आपने, दिन भर कुछ नहीं खाया, मतलब बॉडी में ग्लूकोज अब नहीं है, फिर भी एनर्जी बॉडी में आ रही है। तो वो क्या होता है? तो नेचर ने क्या डिसाइड किया है कि जितना भी स्टोर ग्लाइकोजन है उसको बैक कन्वर्ट करो ग्लूकोज में, और ग्लूकोज को यहाँ से फिर आप एसिमिलेट कर सकते हो। तो बेसिकली फास्टिंग के टाइम पे आपके लीवर की सर्विसिंग हो जाती है। लीवर में पुराना ग्लाइकोजन ख़त्म हो जाता है, और जब वापस से आप फास्टिंग ख़त्म करके फिर नॉर्मल जीते हो, तो वापस ग्लूकोज से ग्लाइकोजन साल भर बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसको जो भी कुछ स्टोर किया है उसको ख़त्म करके सर्विसिंग करना ज़रूरी है। तो ये उस हिसाब से, रिलीजियस हिसाब से देखा जाए तो ये होता है। साइंटिफिकली ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये पहली बार पता चला रहेगा आपको, सिलेबस में भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हाँ, लेकिन क्यों बताया मैंने? क्योंकि आगे एक टॉपिक मुझे दिखा था, क्या है? What happens when there is insufficient amount of carbohydrates in the body? During fasting and hunger there is insufficient amount of carbohydrate in the body. तो इस सिचुएशन में क्या होता है? लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बात कार्बोहाइड्रेट की चल रही है। याद है मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो प्रोटीन यूज़ करेंगे, फैट्स यूज़ करेंगे, लिपिड्स। तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन होएगा, और प्रोटीन जब ब्रेकअप होएगा तो उसका बनने वाला है एंड ग्लिसरॉल, वो लिखा नहीं है। प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होएगा तो और फिर फैट्स और अमीनो एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम, वो चार्ट में देखा था आप लोगों ने, और उससे फिर क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल से क्या होना है? एनर्जी का प्रोडक्शन होना है, ठीक है। पीछे बैठ जाओ, एकदम लास्ट में। परिवर्तन कर लिया क्या तूने भी? किधर गया था भाई? चमाट फेंक के मारेगा तेरे को। हाँ, नेक्स्ट प्रोटीन। इसमें लिखा है कितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है, आपको होमवर्क दिया था मैंने, 4 किलो कैलोरी, ठीक है। तो एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स। तो पहला प्रोटीन ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, खाली मैं आपको रीड करूंगा अभी। मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मतलब बड़ा, लार्ज, ठीक है, लार्ज। Large molecule formed by the joining together many amino acids. Proteins of animal origin, मतलब proteins का मतलब क्या होता है? प्रोटीन वर्ड इज ओरिजिन फ्रॉम, ये जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन, इसका मतलब भी वही होता है। और 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी एनर्जी होती है? डाइजेशन करोगे प्रोटीन का तो क्या बनेगा? अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड, ये सब बता चुका हूँ मैं आपको, विद द हेल्प ऑफ ब्लड, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट देखो, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, इट इज कन्वर्जन ऑफ एक्सेस ऑफ प्रोटीन इनटू अदर यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, ठीक है। प्रोटीन से बॉडी के अंदर ग्लूकोज का बनना, इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। समझ में आ गया ये, ठीक है। नेक्स्ट, ऊपर का जान दो, ये देखो, लिपिड्स, दे आर सब्सटेंसेस फॉर्म बाय द स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। ये एरो यहाँ पे आएगा, डाइजेशन उसके ऊपर रहेगा।
देन फॉस्फोलिपिड, ये एक लिपिड का टाइप है जिसमें फॉस्फो भी होता है, लिपिड्स भी होता है, विच आर असेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज सेल का बाउंड्री फॉर्म करने के लिए, ऑब्टेन फ्रॉम द फैटी एसिड्स. फैटी एसिड्स आर यूज्ड फॉर द प्रोड्यूसिंग हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर, पता है ना, लास्ट ईयर पढ़ा था आपने, लास्ट ईयर क्या अभी पढ़ा रहेगा, केमिकल मैसेंजर. ठीक है, और फैटी एसिड्स आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स. प्रोजेस्टेरॉन ये फीमेल का हार्मोन होता है, ये दोनों फीमेल हार्मोन है. टेस्टोस्टेरॉन ये मेल हार्मोन है. ओके, एल्डोस्टेरॉन ये भी मेल हार्मोन है, एक्सेट्रा. दे आर ऑल्सो यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द कवरिंग अराउंड द एक्सॉन. एक्सॉन पता है ना, क्या है एक्सॉन? का पार्ट, न्यूरॉन के बीच, हाँ वो जो डंडी थी, ठीक है, एक्सॉन ऑफ नर्व सेल्स. अभी अमीनो एसिड के फंक्शंस है और ये चार्ट इम्पॉर्टेंट है. लास्ट ईयर मैंने बच्चों को बताया था कि ये चार्ट इम्पॉर्टेंट है, नहीं करके गए और आ गया. ठीक है, बट चार्ट अलग तरीके से आया था, ऐसे सेम टू सेम ऐसा नहीं आया था, वो एक टेबल के फॉर्म में पूछा गया था, ऐसा मतलब टेबल. तो बोन यहाँ पे लिखा था और ओसिन यहाँ पे लिखना था, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. ठीक है, और मैंने इसी फॉर्म में बताया था कि ये ऐसे करना है करके. ठीक है, वीडियोस है अभी भी अवेलेबल एग्ज़ाम के एक दिन पहले की, तो उसमें आप देख सकते हो. था नहीं करते तो क्या करेंगे. आजा, अच्छा इसका मतलब क्या है? अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन से बना है. अमीनो एसिड प्रोटीन का सिंपल फॉर्म है. ठीक है, आपके बॉडी में अमीनो एसिड का क्या क्या रोल है, यूजेस. अमीनो एसिड, बोन्स, आपकी जो बोन्स होती है, बोन्स के अंदर एक अमीनो एसिड होता है, उसका नाम क्या है? ओसिन. क्या नाम है इसका? ओसिन. ठीक है, आपके जो सेल्स है, सेल्स में जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल के ऊपर कवरिंग होता है, सेल मेम्ब्रेन. ओके, तो ये किससे बनता है? अमीनो एसिड. इसके अलावा जो एंजाइम्स होते हैं बॉडी के अंदर, एंजाइम्स मतलब जो केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर दे, उसको बोलेंगे एंजाइम. ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है उसके. ठीक है, वो भी किससे बनता है? अमीनो एसिड. पेनक्रियास पता है? पेनक्रियास पता है? लीवर सुना है? किडनी सुना है? वैसे ही पेनक्रियास होता है बॉडी के अंदर. ठीक है, आपके डैडी आ गए, उनको बोलो थोड़ा, सर ने मैसेज डाला है करके, जाके आ जाओ. पेनक्रियास 7 o'clock को आने बोलिए. ठीक है, पेनक्रियास आपके बॉडी में एक ऑर्गन है जो डाइजेशन के लिए भी हेल्प करता है, फूड के डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, और उसके अलावा ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है. ये डाइजेशन में ट्रिप्सिन प्रोड्यूस करेगा. ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. आपने प्रोटीन खाया, मतलब चाइनीज चिकन खाया, फिश खाया, तो ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए ट्रिप्सिन होता है. ठीक है, याद रहे कि नॉनवेज अपने बॉडी में 22 to 24 आवर्स में डाइजेस्ट होता है. कितना? ऐसा लगता है आपको? क्योंकि ये रिएक्शन 4 घंटे में भी कंप्लीट हो सकता है अगर आपके बॉडी में ट्रिप्सिन है तो ये एंजाइम है. क्या ये ट्रिप्सिन क्या है? एंजाइम. और ये एंजाइम क्या करता है? रिएक्शन का जो टाइम इतना बड़ा था उसको शॉर्ट कर दिया उसने. एंजाइम बताया ना कि वो